मित्रों, माय वीडियो डायरी माय ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ में आप सबका स्वागत है। मैं अशोक झा आगे की बात करूं उसके पहले मैं आप लोगों से दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो शायद आज जो मैं बात करूंगा वो थोड़ी कड़वी भी लगे या हो सकता है कि मेरे शब्द थोड़े कठोर भी हों, तो उसके लिए आप सब मुझे क्षमा करेंगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। दूसरी बात ये कि जो 2 दिनों से मैं टेलीविजन देख रहा हूं, 2 दिनों से जो देश के हालात देख रहा हूं, वो बड़ा दुख होता है। मैं ये नहीं कहता कि सरकारें जो कानून बनाती हैं या जो नियम लेके आती हैं या जो पॉलिसी लेके हमारे सामने आती हैं वो पूरा का पूरा सही होगा, या जो पॉलिसी मेकर हैं वो सब के सब चीजें सही बनाते हैं। उसमें कई खामियां हो सकती हैं और यही तो हमारे लोकतंत्र का ये एक खास विशेषता है कि हम उसका विरोध करें, हम अपना विरोध दर्ज कराएं, हम उसमें सुधार करने की सलाह दें, हम उसके लिए उन पर दबाव डालें। कहीं से बुरा नहीं है, लेकिन क्या ये जायज है कि हम उसके लिए अपनी ही संपत्तियों का बर्बादी में हाथ बटाएं? क्या ये सही है कि जो संपत्तियां जिसको हम सरकारी समझते हैं, हमें शायद लगता है कि हमारी नहीं सरकारी हैं, इनको बर्बाद करने से शायद सरकार पे दबाव बनेगा? क्या ये उचित है, ये जायज है? मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आंदोलन करना, अपनी बातों को रखना, अपनी बातों को मनवाना बिल्कुल लोकतंत्र में जायज है। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि जो पॉलिसी आई है वो पूरा सही है। बदलाव किया है सरकार ने, बहुत सारी खामियां हो सकती है, हम उसे बदलवा सकते हैं, हटवा सकते हैं, उसमें कुछ जुड़वा सकते हैं, पूरी तरह से भी उसको रिमूव करवा सकते हैं। लेकिन क्या ये हिंसा का रास्ता सही है? दोस्तों, ये जो सरकारी संपत्तियां आप देखते हैं, ये हमारे, आपके, हम सब के पैसों से बनी होती है। कुछ लोग सोचते होंगे कि कौन सा मैं टैक्स देता हूं, मैं तो इनकम टैक्स पे ही नहीं करता। लेकिन जरा ये बताइए कि जो कुछ आप खरीदते हैं, क्या उस पर टैक्सेस नहीं होता है? दोस्तों, उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। एक भिखमंगा भी जब कोई सामान खरीदता है ना, तो उस सामान पे टैक्स लगा होता है, वो पे करता है। मतलब हर एक आदमी किसी न किसी तरीके से टैक्स पे करता है, और वह टैक्स सरकार का रेवेन्यू होता है, जिसकी बदौलत सरकारें हमारे लिए, चाहे सड़कें हों, रेल हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल्स हो, सब बनाया करती हैं। मतलब वो पैसा किसका है? हमारा है। अगर नुकसान हुआ तो किसका नुकसान होगा? हमारा होगा। आप ये बताइए कि आप एक मोटर बाइक खरीदते हैं, आप एक कार खरीदते हैं, अगर उस पर खरोच आती है तो क्या करते हैं? कितना दुख होता है आपको। आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। क्या ये संपत्ति आपकी नहीं है? क्या इसके लिए आपको नहीं खड़ा होना चाहिए? इसको बर्बाद करने में क्यों मजा आ रहा है आपको? क्यों आप नहीं सोच पा रहे हैं कि आप ही की संपत्ति है? या आप किसी दूसरे की प्राइवेट संपत्ति को बर्बाद करते हैं, क्या उसको कितना दुख होता होगा? किसी स्टेशन पे एक ठेले वाले का, एक दुकानदार का अगर दुकान जला दिया जाए, आप समझते हैं उन पे क्या फर्क पड़ेगा? आप परेशान हैं नौकरी के लिए, बिल्कुल जायज है आपकी परेशानी, लेकिन क्या उनकी परेशानी आप समझ सकते हैं कि उनके बच्चे कैसे पलेंगे? वो भी आप ही के परिवार से तो आते हैं। ये जो अगर मान लिया जाए कि अगर सरकार ने इस पॉलिसी को हटा भी दिया, इसमें सुधार भी ला दिया आपके दबाव से, जो कि होना चाहिए, तो क्या ये दो बातें और नहीं रह जाएंगी? एक बात कि हर काम के लिए अराजकता लाई जाए, क्या ट्रेंड नहीं बनते जा रहा है कि हर आंदोलन के लिए अराजकता अराजकता? और दूसरा ये आप बताइए कि इन क्षति की पूर्ति कौन करेगा? कहां से इनकी पूर्ति होगी? क्या वो पॉलिसी हट जाए, खत्म हो जाए, तो क्या ये सब जो आपने बर्बाद किए थे स्वतः ठीक हो जाएंगे? आप कह सकते हैं कि कुछ उपद्रवी तत्व इस काम को कर देते हैं, तो मैं कहता हूं, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है उपद्रवी तत्वों को रोकने का? आप अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण नहीं कर सकते? क्या आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को घेराव नहीं कर सकते? उनको ज्ञापन नहीं दे सकते? कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका
ये लगता है कि हिंसा किया जाए, जो सबके लिए नुकसानदेह है। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के आप सबसे कहूंगा कि हिंसा का सहारा मत लीजिए, अपनी बातों को रखिए, आपकी बातों में दम है, दम होनी चाहिए, और अपने बदलाव को भी आप स्वीकार करिए या फिर उसमें पूरी तरह से खत्म करने की बात करिए, लेकिन इसका सहारा मत लीजिए। आज मैं जो सब्जेक्ट लेके आया था वो कहा था बिहार का अग्निपथ। दोस्तों, पता है बिहार का अग्निपथ क्यों कहा? एक तो स्कीम अग्निपथ आई हुई है, और दूसरा इसमें बढ़ चढ़ के बिहारी स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। वैसे भी नौकरी के लिए सबसे आगे बिहारी स्टूडेंट होते हैं, आवेदन करने में भी, आंदोलन करने में भी, और साथ ही साथ रिजल्ट देने में भी। चाहे छोटी परीक्षा हो या बड़े आईएएस की परीक्षा हो, सब में अधिक से अधिक बिहारियों की भागीदारी भी होती है, और वो निकल के सामने भी आते हैं। या फिर उन स्टेट्स की होती है जो बीमारू कहे जाते हैं। आप समझ सकते हैं बीमारू में कौन कौन से स्टेट आते थे। इन सब के लोगों को नौकरियों की आवश्यकता ज्यादा होती है। अब सवाल यह है कि क्या इसके लिए नौजुवक दोषी है? इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए नौजुवक दोषी नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जो बातें की, उनको इसी तरफ ढकेला है, उनको नौकरी लेने की तरफ ही ढकेला है। मैं बिहार की बात करता हूं तो मैं ये कहूंगा, बिहार जिसको हम नाम रखते ही गौरव से सीना फूल जाता है। हम आर्यभट्ट की बात करते हैं, हम चाणक्य की बात करते हैं, हम अशोक की बात करते हैं। यहाँ पे लोकतंत्र का पहला पड़ाव बोला जाए या शुरुआत बोला जाए, विश्वविद्यालय पहला विश्व का बिहार की देन है। इन सब बातों से हम गौरव महसूस करते हैं। लेकिन आखिर क्या हुआ था? आजादी के पहले तो हम ठीक है अंग्रेजों गुलाम थे, बट गुलामी के बाद क्या हुआ? दोस्तों, गुलामी के बाद जब आजाद हुए, आप समझ सकते हैं बिहार उस समय अगर बांटा जाए तो बिहार दो भागों में था। दो पार्ट बांट सकते हैं, गंगा का उस किनारा, गंगा का ये किनारा, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। प्रकृति ने बिहार को बहुत कुछ दिया था। दक्षिणी बिहार खनिजों से भरा पड़ा था और उत्तरी बिहार उपजाऊ जमीनों से नवाजा गया था। लेकिन क्या हुआ? दोनों पे काम नहीं हुआ, दोनों के साथ बेईमानी हुई। जब देश आजाद हुआ तो मैं साफ साफ कहूंगा कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग थे उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन सब चीजों को बिहार में ला सकें। और यही कारण था कि केंद्र की अनदेखी बिहार के साथ होती रही। किसने लूटा बिहार को? बिहार को अग्निपथ पर कौन लेके गया? सब शुरुआत होती है केंद्र से। देश आजाद होता है और साथ साथ जो एक नीति आई केंद्र की, वो थी भाड़ा समानीकरण नीति। और इस नीति ने ऐसा बीजारोपण किया बिहार में जिसका फल दुष्परिणाम के रूप में आज हम काट रहे हैं। वो नीति ये थी कि चाहे आप एक स्थान से खनिज पदार्थ को, अब धनबाद के उदाहरण ले लीजिए, धनबाद से आप अपने मिनरल्स को पटना ले जाएं, वही खर्च लगेगा, वही भाड़ा होगा अगर आप धनबाद से गुजरात लेके जाएं, महाराष्ट्र लेके जाएं। और ये बड़ा कारण था कि जो उद्योगपति थे उनकी मजबूरी खत्म हो गई थी कि वो बिहार में आकर के उन खनिज पदार्थों की जगह पे अपना फैक्ट्री शुरू करें, अपनी कंपनी शुरू करें। उन लोगों ने वहां से कच्चे माल अपने जगह मंगा लिया, अपने पास मंगा लिया, क्योंकि भाड़ा तो उतना ही लगना था। और इस तरह निजीकरण का विकास बिहार में हुआ ही नहीं। साथ ही साथ आप देखेंगे टाटा नगर जो बसा हुआ है, आजादी के पहले अगर नहीं हुआ होता, उस समय भी भाड़ा समानीकरण नीति होती तो शायद जेआरडी टाटा को टाटा बसाने की मजबूरी नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा कारण था। और ये कारण था पलायन का, क्योंकि एक तो खनिज पदार्थ यहां से चले गए, उत्पादन कहीं और हो रहा है, जाहिर सी बात है लोग नौकरियों के लिए वहीं पे जाएंगे। पलायन शुरू हो गया। बिहार सिर्फ और सिर्फ बाजार बन के रह गया। लोग बाहर जाते रहे, नौकरियां बिहार में सृजन नहीं हुई, लोग जॉब क्रिएटर नहीं बने, जॉब सीकर्स बने।
अधिक से अधिक लोग बाहर जाने लगे। शिक्षा की बात करूं तो उसमें भी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। हायर एजुकेशन के अच्छे कॉलेजेस बिहार में नहीं लगे और उसके लिए भी लोग बाहर जाके पढ़ने लगे। अपने घरों की, अपने गांव की जमीनों को बेच करके बाहर के कॉलेजेस में पैसा दे करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। आप सोचिए, एक तो अपने यहाँ का रेवेन्यू कहीं और जा रहा है, अपने यहाँ की संपत्ति कहीं और जा रही है, और जब वो काम करते हैं तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में नहीं है तो बाहर ही काम करेंगे। दोस्तों, आज जो पहले होता था, बिहारी एक शब्द गाली की तरह लोग यूज करते थे, आज ऐसा नहीं है। हालांकि हम इसको गर्व के रूप में कहते हैं कि हम बिहारी हैं। इसका कारण था हमारी घटिया राजनीति। हमारे राजनेताओं ने फूट डालो और शासन करो ये बड़ा अच्छी तरह से सीख लिया था अंग्रेजों के राज में। जातियों में बांटना शुरू किया। जब देश आगे बढ़ा, सब आगे बढ़ रहे थे, हमारा पर कैपिटा इनकम कम हो रहा था, लोग तरक्की कर रहे थे, हम पीछे जा रहे थे। हमारे यहां नदियां थी, जिसे मैंने कहा कि उपजाऊ जमीन था, एक मिनरल तो चला ही गया हमारा, जो उपजाऊ जमीन था उसका भी उपयोग नहीं हुआ। हमारे यहां नदियां इतनी सारी हैं कि पूरे साल सिंचाई करा सकती हैं, लेकिन उस पर काम ही नहीं हुआ और वो हमारे लिए वरदान की जगह पर अभिशाप बन गई। वहीं भाखड़ा नांगल बांध को देख लीजिए। प्रताप सिंह कैरो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, पंजाब के नेता थे उस समय, जो नेहरू जी के बड़े करीब थे, और उन्होंने उस बांध को बनवाया जिससे आज पंजाब, हरियाणा सब सुखी है। वहां हरित क्रांति हुई। हमारे यहां इन नेताओं ने कभी भी इस तरह का दबाव नहीं बनाया। आज भी यह हमारे लिए अभिशाप बना हुआ है। हर साल जो कुछ भी होता है बाहर ले जाता है, और इन सब ने हमें नौकरी के लिए प्रेरित किया। आपको पता है, ये जो ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स और बड़े बड़े ऑफिसर्स देखते हैं ना, खास करके बिहार के उसी इलाके से ज्यादा आते हैं जहां इस तरह की समस्याएं ज्यादा है, बाढ़ की समस्याएं ज्यादा है। हमने इस पे काम ही नहीं किया। आज भी खेती में आप जाके वहां देखिए, गांव में देखिए तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए चावल और गेहूं उपजाया जाता है। हम आज भी उन अनाज को नहीं उपजाते जिससे पैसा आएगा। ये सब कारण है हमें वहां पीछे करने का। हमें अग्निपथ जो हमारे को दिया गया वो हमें ढकेला जॉब की तरफ, और यही कारण है कि आज हमारे लिए जॉब बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी बातें होती है तो बिहारी स्टूडेंट चल पड़ते हैं। दोस्तों, ये जॉब ऐसा हमारे ब्लड में वहां पे हो गया कि ये समाज के लिए स्टेटस भी हो गया। जिसको नौकरी है उसका वैल्यू है, जिसको नौकरी नहीं है उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ये तो कहिए ग्लोबलाइजेशन का, जिसके तहत मल्टीनेशनल कंपनियां आई और लोगों को प्राइवेट नौकरियां मिलती गईं, और आज लोग अपने परिवार को समझा पाते हैं कि प्राइवेट नौकरी भी अच्छी है, जहां अच्छा पैसा, अच्छा इज्जत कमाया जा सकता है। लेकिन राजनीतिकों ने क्या किया, देश को जातियों में बांटा। एक समय आया जब एक सरकार आई जिससे बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि ये कुछ और करेगा, ट्रैक से हटके करेगा। किया उसने, पिछड़ों को आवाज जरूर दिया, लेकिन वो आवाज सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए दिया। उसके बाद एक और सरकार आई जो अभी भी चल रही है। लोगों ने उम्मीद किया चलो अच्छा होगा, किया है उसने। लॉ एंड ऑर्डर पे तो जरूर कंट्रोल हुआ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली अब ठीक ठाक हो गई हैं, सड़कें भी ठीक ठाक हो गई हैं, लेकिन आज भी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, नौकरियों पे, जॉब क्रिएशन पे कोई काम नहीं हुआ है। मैं तो ये भी कहूंगा, आप सब अगर बिहार से आते हैं, मैं भी आता हूं, हम जब बच्चे थे तो क्या होता था, स्कूल में पढ़ाई होती थी। हमने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किया हुआ है और दावे के साथ कहते थे कि हम प्राइवेट स्कूल के बच्चों को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आज आप जाके देखिए, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में
कोई भी ऐसा स्कूल हो, कोई भी ऐसा कॉलेज हो, शायद ही मिलेगा जहां पे ईमानदारी से पढ़ाई होती है। आखिर क्या हो गया? हमने बड़े हायर एजुकेशन कॉलेज तो नहीं खोले, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन था हमारा, जो सेकेंडरी एजुकेशन था हमारा, वो भी ध्वस्त पड़ा हुआ है। और आज हम उससे निपटने के बजाय हम जातियों में बट रहे हैं, फिर से जातियों की जनगणना कर रहे हैं। हम आर्थिक रूप से जनगणना नहीं कर रहे हैं, जातियों के आधार पर कर रहे हैं, ताकि हमारा वोट बैंक बना रह सके। ये सब लोग जिम्मेवार हैं आपको इस अग्निपथ पे चलने के लिए। ये सब लोग जिम्मेवार हैं। अगर आप नहीं खड़े हुए, आपको खड़ा होना पड़ेगा, सरकार को भी साथ देना पड़ेगा। लेकिन आप क्या दोषी नहीं हैं? जब इलेक्शन आता है, जब बातें आती है, तो जातियों में बच जाते हैं, धर्म में बच जाते हैं। तो क्या आप दोषी नहीं हैं? आप भी दोषी हैं। आपको इससे बाहर निकलना चाहिए। मैं कहता हूं कि बिहारी लोग जो लड़के बाहर हैं, जो प्राइवेट नौकरियों में हैं, जो अपना बिजनेस करते हैं, मैं उनसे मिलता हूं, लगता है कि अगर इन लोगों में से कुछ लोग अगर वहां चले गए तो हमारे बिहार कल्याण हो जाएगा। क्योंकि वे लोग उन शहरों में उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, बट वहां नहीं कर पा रहे। चाहते भी हैं जाना, लेकिन क्या करें, कोई वहां पे सहयोग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सरकार को चाहिए कि इन अप्रवासी बिहारियों को वहां पे लाया जाए, उनको सहयोग किया जाए। आज वहां पे इंडस्ट्री के लिए जमीन बट रही होती है, लेकिन पता है लोग खरीदते किस लिए? कि इसका रेट बढ़ जाएगा, बाद में बेच दूंगा। सरकार को उस पर लगाम लगाना चाहिए। उनको चाहिए कि जो लोग 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर वहां पर इंडस्ट्री नहीं शुरू करते हैं, उनसे वो जमीन लिया जाए। और मैं कहता हूं बाहर की छोड़ दी इन्वेस्टमेंट को, सिर्फ और सिर्फ अप्रवासी बिहारियों को वहां बुलाया जाए, जो बाहर में अच्छा कर रहे हैं। मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी इस राज्य को किसी और के सहायता की। आज हम हाथ से भीख मांग रहे हैं, ऐसा लगता है हम कुछ मांग रहे हैं। ये बिहार मांगने वाला राज्य नहीं रहा है, देने वाला रहा है। हमने दिया है, लोगों को, विश्व को दिया है, पूरे समाज को दिया है। आज हम मांग रहे हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। दोस्तों, कभी कभी मुझे दिल्ली में छठ में रहने का मौका मिलता है। मैं जब देखता हूँ जमुना के किनारों पे, घाटों पे बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, तो लगता नहीं है कि ये पंजाबी लोग जो ज़्यादातर गाड़ियों के शौकीन होते हैं और ये बिहारी लोग हैं, इनके पास ऐसी गाड़ियां हैं, इस तरह के बिजनेस में लगे हुए यहाँ पे। लेकिन हमारा जो राज्य है वो क्या हो गया है? सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट हो गया है, जहाँ पे हम पैसे लेके जाते हैं, वहाँ सब कुछ मिलता है। बड़ी गाड़ियां मिलती है, सारे ब्रांडेड के सामान मिलते हैं, वहां पे सब कुछ होता है, वहां पे सब कुछ मिलता है। लेकिन मेड इन बिहार नहीं होता है, सेल इन बिहार होता है। हम पैसे लेके जाते हैं, वहां सामान खरीदते हैं। हम एक बाजार हैं, ट्रक यहां से भर के जाता है और वहां से खाली आता है। ये हमारे लिए एक बड़ा ही दुर्भाग्य है। ट्रक वहां से भर के आना चाहिए बाहर के लिए, ऐसा नहीं होता है। शिक्षा पे काम होना चाहिए, सबको छोड़ दीजिए, शिक्षा पे काम होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। आखिर मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये सरपंच, ये मुखिया, ये फलाने ढमकाने का जो होता है चुनाव, जरूरत क्या इसकी है? इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक कलेक्टर ही सब कुछ संभाल सकता है। इनके होने के बावजूद भी अगर इनके गांवों में समस्याएं ऐसी कैसी हैं, तो स्थानीय निकायों का काम क्या है? इन्हें बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, अगर लड़ना है आपने ना, तो आप इसके लड़िए कि शिक्षा क्यों नहीं होती वहां पे। लड़ना है आपने ना, तो जातिवादी के विरोध लड़िए। लड़ना है वहां पे तो कहिए कि यहाँ पे स्किल का डेवलपमेंट किया जाए। लड़ना है वहां पे तो कहिए कि यहाँ पे आमंत्रित किया जाए लोगों को, जो इंडस्ट्री लगाए यहाँ पे। तब जाकर के आप इस अग्निपथ से सही में अपने मंजिल को पा सकते हैं। मैं इतनी बातें आपसे इसलिए कहा क्योंकि मैं टेलीविजन देख करके इस बात से दुखी था कि नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं कि आपका राइट बनता है कि आपको जो गलत लगे उसको बोलना है, उसके दबाव बनाना है, उसको बदलवाना है, उसमें चेंज करवाना है, उसको हटाना है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नुकसान आपका है। आप जरा 1 मिनट सोच के देखिए कि क्या अपना 1 रुपए का नुकसान करना चाहते हैं? आवाज आएगा नहीं। तो सिर्फ इसके लिए कि दबाव बने, इसका नुकसान क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी मांगे मान भी ली जाए तो इन नुकसान का भरपाई कौन करेगा? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।